अब मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, हम कहाँ जा सकते हैं भैया। आप लोग के लिए बाबू पीडीएफ बन गया। देखो, आपका ये पीडीएफ अपलोड हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग का ये पीडीएफ भी अपलोड हो गया। क्लास खत्म होगा तो ये पीडीएफ आप लोग को शो करने लगेगा। देखिए, इसमें ना केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस पीडीएफ को आपको घर पे याद नहीं करना है, इस पीडीएफ को रीडिंग लगाना है, नहीं कि याद करना है। जैसे घूमते फिरते मुश्किल से 30-40 सेकंड की बात कर रहे, रीडिंग लगा लो। 1 मिनट के लिए रीडिंग लगा। जैसे सजीवों का अध्ययन कहलाता है अरस्तु जीव विज्ञान के जनक, जूलॉजी के भी जनक, बॉटनी के थियोफ्रस्टस से, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाते हैं। सबसे पहले कोशिका रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका लीवेनहॉक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग, छोटा माइकोप्लाज्मा, मानव में ओवम, छोटा स्पर्म, लंबा कोशी ब्रेन, विभाजन नहीं होता है ब्रेन में, न्यूरॉन सेल में विभाजन होता है। किसमें आपके विभाजन होता है? लीवर वाले में। कोशिका जीव द्रव को, हेक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा था। ये कोशिका के अंदर भरा हुआ एक लिक्विड होता है जो इसे सूखने से बचाता है। खत्म, एक पेज खत्म। मुश्किल से मुश्किल आपको 40 सेकंड लगा होगा रिवाइज कर, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। मशीन से सेल, सेल नहीं है, फर्स्ट पीडीएफ है, फर्स्ट पीडीएफ, जूलॉजी का फर्स्ट पीडीएफ। यस बाबू, ये सब क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एग्जाम में आया हुआ रहता है। अब आप लोग इसको देखिएगा ही नहीं तो ऐसा तो नहीं एग्जाम में आपसे पूछ के देता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये पूछता है बाबू मेरे, ज्योग्राफी कब होगा, सब चीज होगा, सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन अब हम आपको देखते हैं। कल इससे पहले डीएनए आरएनए बताए थे। आरएन डीएनए के बारे में हम बताए थे कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसे डबल स्टैंडर्ड की खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक। सबसे पहले बताइए डीएनए को देखा किसने था? डीएनए को सबसे पहला अवलोकन किसने किया था? आंसर दीजिए फटाफट। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? डीएनए को सबसे पहले देखा था हेक्सले, गलत। डीएनए को सबसे पहले कार्ल्सबर्ग ने देखा था। वेरी गुड, कार्ल्सबर्ग ने। कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत है। कार्ल्सबर्ग ने देखा था डीएनए को सबसे पहले। किसने देखा था? कार्ल्सबर्ग ने। आगे बढ़े। कार्ल्सबर्ग ने डीएनए को देखा था। कार्ल्सबर्ग ने देखा था। हम आरएनए, डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आंसर दीजिए तो। डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनाने की क्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए जो होता है, कल हम डीएनए पढ़ा दिए थे, आज थोड़ा आरएनए के बारे में पढ़ाते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कौन सी न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है जो केंद्रक में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है जो केंद्रक में पाए जाते हैं, उसे को क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं। न्यूक्लिक एसिड में दोनों आते हैं। आरएनए को अगर आप देखेंगे तो ये 3 टाइप का होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा बाबू लोग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको अच्छे से देखिएगा ध्यान से। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के। एक मैसेज पहुंचाने वाला मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेज पहुंचाने वाला मैसेंजर आरएनए। एक ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट करने वाला ट्रांसफर आरएनए होता है। और एक जो होता है प्रोटीन बनाने वाला राइबोसोम आरएनए होता है। राइबोसोम आरएनए होता है। आरएनए कितने टाइप का? 3। ये क्या कहता है? मैसेज पहुंचाता है, इसलिए इसका नाम है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज को पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? मैसेज को। ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है किसी भी मैसेज। वो मैसेज करता है, ये क्या कहलाता है? ट्रांसफर करता है। और ये क्या है? राइबोज है, राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम है। देखिए, अब एक चीज ध्यान से समझिए। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का काम क्या होता है? हमारा पूरा शरीर से जुड़ा प्रोटीन का बना हुआ है। पूरी की पूरी शरीर हम लोग की किसी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी होगी। अगर प्रोटीन खत्म तो पूरा शरीर खत्म। तो पूरा शरीर किस चीज का बना है? प्रोटीन का बना होता है। अब हमारे शरीर में ससुरा प्रोटीन के सिवा कुछ है ही नहीं। अब ये जो प्रोटीन है ये कहाँ से बना है? बात ये आती है कि नहीं? राइबोसोम का, हाँ वेरी गुड। ये प्रोटीन जो बनता है राइबोसोम इसे बनाती है, सही बात है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। लेकिन प्रोटीन में एक चीज समझिएगा, 10 और +10 टोटल 20 एम्यूनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। आप अच्छे से समझिए, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चैप्टर खत्म होगा तो आपको एग्जाम में भी दिखा देंगे कि किस एग्जाम में इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, सुनिए सुनिए ध्यान से।
प्रोटीन हमारे शरीर में 20 यानी 10 + 10 यानी 20 अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन 20 अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें से 10 हमारे शरीर में ऑलरेडी रहता है, 10 ऑलरेडी रहता है और 10 को ही हम भोजन में खाते हैं। यानी नेसेसरी जो एमिनो एसिड है वो है जो बॉडी में नहीं है, जो ऑलरेडी बॉडी में, वो हमारे लिए नेसेसरी थोड़ी हो, तो ऑलरेडी बॉडी में ऑटोमेटिक बन जाता है। तो जो हम फूड में यानी भोजन में खाते हैं उसे हम लोग नेसेसरी एमिनो एसिड कहते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड, नेसेसरी एमिनो एसिड। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कुछ एमिनो एसिड उसमें नेसेसरी भी जाते हैं जिसकी ज़रूरत है, और कुछ वैसे भी जाते हैं जो ऑलरेडी है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे शरीर में पहचान की ज़रूरत होनी चाहिए कि आवश्यक एमिनो एसिड कौन है और अनावश्यक एमिनो एसिड कौन है। तो आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है? mRNA, मैसेंजर आरएनए, जो भोजन में रहना चाहिए, और जो भोजन में नहीं, मतलब जो शरीर में ऑलरेडी उसको छोड़ देता है। तो ये एमिनो एसिड की पहचान करता है, कौन सी? आवश्यक एमिनो एसिड की, आवश्यक एम्यूनो एसिड की पहचान करता है, एम्यूनो एसिड की पहचान करता है। कौन करता है भैया? मैसेंजर आरएनए। कौन करता है? मैसेंजर आरएनए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन करेगा? मैसेंजर आरएनए। अगला देखते हैं हम लोग, ट्रांसफर आरएनए। देखिए, हमें पता है कि हमारे शरीर में ऑलरेडी 10 एमिनो एसिड है। कितने लड़के बता सकते हैं जो 10 एमिनो एसिड ऑलरेडी हमारे शरीर में है वो कहाँ पर रहते हैं? कितने लोग बता सकते हैं कि जो 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में ऑलरेडी है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है, अनावश्यक है, वो कहाँ पर होंगे? कितने लोग बता सकते हैं? डीएनए में? नहीं, गलत है। डीएनए, लीवर में गलत है। सेल वॉल में? सेल बताइए तो, तब तो भाई कहाँ होंगे? लीवर में भी गलत है। नहीं नहीं, सही नहीं। राइबोसोम के पास होते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे लड़कों का है, राइबोसोम के पास होते हैं, यहाँ पर होते हैं एमिनो एसिड। यही तो है प्रोटीन फैक्ट्री। 10 ऑलरेडी यहाँ रहते हैं पहले से, राइबोसोम के पास 10 रहते हैं। तो 10 को ये ससुरा देख लिया है, पकड़ लिया है, और ये 10 को दे देगा परिवहन के लिए। क्या दे देगा? परिवहन के लिए। कहेगा कि तुम लेके जाओ, जहां 10 ऑलरेडी यहाँ है, प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री है, यहाँ लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ। तो देखिए ध्यान से, यहाँ ऑलरेडी 10 ठो है और 10 ठो की कमी थी, तो यहाँ पहचान के लिए कौन था? मैसेंजर आरएनए। अब आप में मन में एक सवाल आएगा कि ससुरा, जब मैसेंजर आरएनए पहचान लिया कि ये 10 जरूरी है, तो ये खुद डायरेक्ट जाके राइबोसोम को क्यों नहीं दे दिया? तो बात ये है कि मान के चलिए, जब ये जाएगा उसको देने के लिए, उसी दौरान भोजन में से कुछ आवश्यक एमिनो एसिड निकल जाएंगे, तो छूट जाएगा। उससे अच्छा कहता है कि देख, हम इधर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं, जैसे जरूरत आएगा हम तुमको देते जाएंगे, और तुम ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए इसको पहुंचाओ। किसके पास? राइबोसोम आरएनए के पास। तो आरएनए में से कौन सा आरएनए होता है जो प्रोटीन बनाता है? तो आर आरएनए, राइबोसोम आरएनए। कौन आरएनए? आर आरएनए, राइबोसोम आरएनए, आर आरएनए, राइबोसोम आरएनए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है? आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करने की बात करेगा तो कौन करेगा? आगे बढ़े, चलिए। मैसेंजर आरएनए। आरएनए कितने टाइप का? 3 टाइप का। आरएनए कितने टाइप के? 3 टाइप के। आरएनए 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम आरएनए फाइनली प्रोटीन को बनाता है, और मैसेंजर आरएनए पहचान करता है। ये क्या करता है? पहचान करता है, पहचान करता है। ये ट्रांसफर आरएनए परिवहन करता है। कौन करता है? परिवहन करता है। और राइबोसोम आरएनए जो होता है, राइबोसोम, ये क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण कर देता है। आरएनए, आरएनए। कितने लोग बता सकते हैं कि हम लोगों के अंदर जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, कि हमारा बच्चा मुर्गी बनेगा कि भैंस बनेगा कि आदमी बनेगा, इसे कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कि
मतलब आतंकवादी बनेगा कि मतलब वो तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होता आतंकवादी, वो तो आदमी में ही सही बन जाते हैं। मतलब मुर्गा मुर्गी भैंस क्या बनेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये डीएनए ले जाता है या आरएनए ले जाता है? जीन बोल रहे हैं सब तो इनका आंसर है सही हो गया, जो जीन बोल रहा है तो वैसे ही सही हो गया। डीएनए ले जाएगा कि आरएनए ले जाएगा? जल्दी आंसर दीजिए जल्दी। वेरी गुड। कौन ले जाएगा बाबू? ये लेके जाता है हमारे अंदर डीएनए। लेकिन जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, बैक्टीरिया वायरस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम काले हैं तो बच्चा भी काला होगा, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब हम किस कौन से प्राणी हैं वही प्राणी हमारा बच्चा भी बनेगा, इसे कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपको भैंस के पेट से हाथी तो पैदा नहीं होगी, क्योंकि भैंस में भैंस का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो जीवाणु छोटे छोटे जीवों में में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, अनुवांशिक गुण, हिंदी में क्या कहेंगे, अनुवांशिक गुण, कौन ले जाता है? छोटे जीवों में आरएनए, और हम लोग में कौन जाता है? डीएनए ले जाता है। कौन ले जाएगा? डीएनए ले जाएगा। आगे बढ़ जाए। सर सब्जेक्ट का टाइम बताएंगे? नहीं बताएंगे, जाओ। धीरे धीरे सही हो जाएगा आपका सारी चीजों की टाइमिंग। अब मतलब क्रिसमस के दिन से सही हो जाएगी। अभी आपको सारा क्लास चलेगा, बट थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर। अभी के वक्त में तो फिक्स ही है आपका टाइमिंग, लगभग लगभग जो जिस टाइम हो रहा है सब वही इसी टाइम से होगा। 2 बजे आपको हम बायोलॉजी पढ़ा दे रहे हैं, 4 बजे आपको हम पूंजी पढ़ा देते हैं, करेंट पढ़ा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, डीएनए आरएनए आप सब लोग को समझ में आ गया। कितने लोग बताएंगे कि कोशिका विभाजन कौन करता है? सेल डिवीजन कौन करता है? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम, वेरी गुड, सेंट्रोसोम करता है। लेकिन पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है। पेड़ पौधों में कौन करेगा? सेल प्लेट। और हम लोग में सेंट्रोसोम करता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देता है कि सेंट्रोसोम के अंदर कौन सा, तो सेंट्रियोल्स होता है। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, वो कोशिका विभाजन करता है। तो वो लड़का क्या दिमाग लगाएगा यार, जब आपको पता है कि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, तो फिर इसके लिए क्यों माथा पची करना? सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स होता है, भाई वो उसको खुद से समझिए कि ये एक सेल हो गई, सेल के अंदर सेंट्रोसोम हो गया, और सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स हो गया। इतना कोई लड़का याद करता है जी? लड़के का आगे और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है क्या उसको? फिजिक्स नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है? सारा सब्जेक्ट है उसके सामने पूरा का पूरा, पहाड़ जैसा मैथ खड़ा है, सब कुछ तो देखना है ना उसको। लेकिन ना, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स। कोशिका विभाजन जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ए माइटोसिस, माइटोसिस, ए माइटोसिस, 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 और मियोसिस, मियोसिस। इसको हिंदी में कहते हैं असूत्री। मतलब इसका कोई ससुरा सूत्रे नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये असूत्री। ये होता है समसूत्री, ये एकदम बराबर फॉर्मूले के हिसाब से बनता है, समसूत्री। एक होता है असूत्री, और ये होता है अर्धसूत्री, ये आधा हो जाता है, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। समझिए ध्यान से, ये सब इन सारी कोशिका विभाजन में सबसे तेजी से होता है, सबसे तेज गति से होता है असूत्री विभाजन। ये प्रोकैरियोटिक में होता है। किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक। किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक। अब ये तेज क्यों होता है? अब आप खुद सोचिए, बैक्टीरिया वायरस जो छोटे छोटे जीव हैं वही तो होते हैं प्रोकैरियोटिक। अच्छा सुनिए, प्रोकैरियोटिक के अंदर ना माइटोकांड्रिया पाया जाता है, ना पूरा डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, और उससे से राइबोसोम पाया जाता है तो 70S पाया जाता है, बाकी ससुरा में कुछ होता ही नहीं है। तो उसका दोबारा बनाना कौन सा बड़ा काम है? ना उसमें नाक बनाना है, नाक बनाना है, पैर बनाना है, कुछ नहीं, कोरोना का फोटोकॉपी करके निकालते रहो। तो बहुत तेजी से होता है, और इसमें कोई चेंज, बहुत जल्दी जल्दी इसमें चेंजिंग आते रहते हैं सब, बहुत तेजी से विभाजन होता है। इसलिए देखते हैं कोरोना का कभी अल्फा वेरिएंट, कभी बीटा, कभी डेल्टा, अभी ओमिक्रोन आ रहा है, कल को कोई और आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत तेजी से विभाजन होता है, सेल डिवीजन होते हैं, और नए नए चीजों का बहुत तेजी से निर्माण होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। क्या हम लोग में असूत्री विभाजन होता है? हम लोग में, खरगोश में, चींटी में, मच्छर में, बंदर में, भैंस में, डायनासोर में, इस सब में सम असूत्री यानी बिना फॉर्मूला के नहीं होता है, एक प्रॉपर फॉर्मूला के हिसाब से ही जेनेटिक चेंज जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? सर इंग्लिश में भी पढ़ाइए। इंग्लिश में पढ़ाएं। यहाँ तो लिखे हुए हैं बाबू, ये माइटोसिस, यहाँ असूत्री विभाजन। बाकी अब देखिए, प्रोकैरियोटिक इंग्लिश है, तेज का क्या बोले, वेरी फास्ट रिप्रोडक्शन इज
इन एमाइटोसिस, तो बाकी सबको भी समझ में नहीं आएगा, तो हम तो बाइलिंगुअल ही बोल रहे हैं। हम लोग के अंदर पाया जाता है समसूत्री, हम लोग के अंदर समसूत्री, देखिए 99% हम लोग में समसूत्री और 1% हम लोग में मियोसिस असूत्री। सम मतलब क्या होता है, बराबर, सूत्री मतलब फार्मूला, एकदम बराबर फार्मूला से अगर कोई चीज का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कहते हैं माइटोसिस। जैसे हमारा यहाँ चोट लगा और कट गया, मेरे यहाँ अगर 2000 सेल कटे हैं तो समसूत्री में 2000 सेल ही वापस दोबारा बनेंगे, 2000 ही सेल वापस बनेंगे, उसे कहते हैं समसूत्री। ये हमारे अंगों का निर्माण करता है, क्या करता है, अंगों का पुनर्निर्माण, क्या करेगा, पुनर्निर्माण करेगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स, रिकंस्ट्रक्शन। और ये कहाँ पाया जाता है, कायिक कोशिकाओं में, किसमें, कायिक सेल, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका को हम क्या कहा जाता है, सोमेटिक सेल, क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल। अब यहाँ एक नया चीज आ गया, सोमेटिक सेल, समझिए ध्यान से। हमारी पूरी की पूरी शरीर, हमारा पूरा का पूरा शरीर 99% किस सेल का बना है, सोमेटिक सेल का, किसका, सोमेटिक सेल का। और 1% हमारा शरीर किसका बना है, ये बना है हमारा जनन कोशिका का, किसका, जनन को, रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। देखिए हमारा हाथ पर सब किसका बना है, कायिक कोशिका, किसका, कायिक कोशिका का। और 1% किसका बना है, जनन कोशिका का। मेल में जनन कोशिका स्पर्म होती है, मेल में क्या होता है, स्पर्म, तो पूरे शरीर का कितना होता ही है स्पर्म। और पूरे फीमेल में जनन कोशिका कौन होती है, तो ओभम होती है। तो एक पूरे फीमेल के शरीर में ओभम तो 1% की मात्रा में नहीं रहेगा, तो केवल स्पर्म मेल में और फीमेल में ओभम ही रिप्रोडक्टिव सेल होती है, वही आगे पीढ़ी का निर्माण कर सकती है। बाकी जितना शरीर होता है वो अंगों का निर्माण करता है। हमारा शरीर कितनी तरह की कोशिकाओं से बना है, 2 तरह का। सोमेटिक सेल शरीर का निर्माण करती है, रिप्रोडक्टिव सेल जन्म देती है। हमारा शरीर 99.9% किसका बना है, सोमेटिक सेल का। किसका बना है, सोमेटिक सेल का। किसका बना है, सोमेटिक सेल का। नहीं समझ में आया, ये क्या कह रहा है, क्या क्या कमेंट करते हैं जी। आप जिस दिन इनकलाब कीजिएगा हम आपको मिट्टी देने जरूर आएंगे। क्या क्या बात करते बाबू, आप लोग नौकरी लो जल्दी, पहले जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए लोग। पीडीएफ नहीं खुल रहा है, साउंड ज्यादा हो गया है। क्या बात करते हैं आप लोग जी, घबराएंगे लोग इस तरह से तो गड़बड़ न हो जाएगा जी। शुरुआत से देखिए, हमारा शरीर 99% कायिक कोशिका से, शरीर की काया से बना है, कायिक कोशिकाओं से बना है। किससे बना है, कायिक कोशिकाओं से बना है। 1% स्पर्म या ओवम किससे बने हैं, सब हमारे रिप्रोडक्शन से बना है। सब किससे बना है, रिप्रोडक्शन से। तो ध्यान से देखिए सब, मैं कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं बाबू, अभी पढ़ रहे हैं ना, तो बताइए आप ध्यान से। ये तो हम लोग में होता ही नहीं है, हम लोग प्रोकैरियोटिक तो है नहीं, क्योंकि हम लोग का आकार बहुत बड़ा होता है। तो शरीर की कायिक कोशिकाओं में जो विभाजन होता है एकदम बराबर होता है। मतलब कहने का सेंस, 50 कोशिका टूटी तो 50 ही बनेगा, 10 बना तो 10 ही बनेगा। जैसे आप देखिए छिपकली का पूंछ, छिपकली का पूंछ अगर कट जाता है तो दोबारा निकल जाता है, किस कोशिका विभाजन से, समसूत्री विभाजन से। चूहे की पूंछ कटने के बाद दोबारा निकलती है, समसूत्री विभाजन से। हम लोग का कहीं मांस वगैरह कट जाता है तो कैसे भर जाता है, समसूत्री विभाजन से। देखिए यहाँ ऐसे कट गया, यहाँ पे या बहुत पहले मेरा भी यहाँ कटा हुआ था, कैसे हो गया ये, कैसे सही हो गया, समसूत्री विभाजन से। तो जितना कटा रहता है उतना ही भरपाई होती है। सम मतलब होता है बराबर, जितनी जरूरत है उतना ही दीजिए, उसे कहेंगे समसूत्री विभाजन। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। बिच्छू का डंक भी सर दोबारा निकल जाता है, वेरी गुड, समसूत्री विभाजन, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। समसूत्री का मतलब होता है माइटोसिस, समसूत्री का मतलब क्या होता है, माइटोसिस। क्या हो गया, माइटोसिस।
अब देखते हैं मियोसिस के बारे में। इसमें मियोसिस के बारे में एक बात बताइए, ये कब होता है? तो ये जनन के समय होता है। कब होता है? जनन के समय। मियोसिस कब होता है? जनन के समय होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है। अब इसका नाम है अर्धसूत्री, आधा आधा विभाजन होगा। क्यों आधा होगा, एक बात बताइए। मेल में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 46। फीमेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, 46। क्या होती है? 46। और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यही 46 मिलके हमारे शरीर का निर्माण किए हैं। हमारे शरीर का निर्माण मिलके कौन किया? यही 46 मिलके किए हैं। ये बताओ, अगर यह समसूत्री विभाजन होगा तो बच्चे में पिता का अगर टोटल 46 आ गया और माता का टोटल 46 आ गया तो बच्चे में 92 क्रोमोजोम हो जाएंगे। उस ससुरा का दू के जगह 4 गो हाथ होगा, दू के जगह 4 गो आंख हो जाएगा, सब चीज वह डबल 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 हो जाएगा। तो जरूरत है ना कि बाप में से आधा ही क्रोमोजोम आए और माँ में से आधा क्रोमोजोम ही आए। आधा आधा आना चाहिए। आधा आधा कहाँ आता है? जनन के समय। तो बताइए तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होती है? अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होती है बताइए फटाफट। अर्धसूत्री विभाजन जनन के समय होगा। इधर से कितना जाएगा? आधा, और इधर से कितना जाएगा? आधा। इधर से आधा यानी 23 और इधर से आधा मतलब 23। तो जो बेबी होगा, बच्चा, उसमें आ गया 46। बेबी यानी बच्चे में कितना हो गया? 46। कितना हो गया वो? 46 जनन के समय। वेरी गुड। एक बार दोबारा समझते हैं, देखिए दोबारा समझते हैं इसको। किसको? माइटो। कितने लोग बता सकते हैं हमारा हाथ कट गया तो कौन सा विभाजन होगा? कौन सा सेल डिवीजन होगा? मेरा हाथ ऐसे कट गया, मांस फट गया, इसे सपोज कीजिए मांस यहाँ फट गया तो कौन सा सेल डिवीजन हो? मांस के फट जाने से कौन सा सेल डिवीजन? समसूत्री, माइटोसिस। माइटोसिस। अर्धसूत्री में तो आधे कटेगा। माइटोसिस। क्या मेरे में कौन सा कोशिका विभाजन नहीं होगा? हमारे अंदर कौन सा सेल डिवीजन नहीं होगा? तो हमारे अंदर माइटोसिस नहीं होगा, ए माइटोसिस नहीं होगा, असूत्री विभाजन नहीं होगा। वेरी गुड। असूत्री विभाजन हम लोगों में नहीं होगा, हम लोग में असूत्री विभाजन नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, दोबारा समझते हैं। जनन के समय कौन सा होता है? अर्धसूत्री यानी मियोसिस। जन्म के समय मियोसिस। जन्म के समय कौन सा होता है? मियोसिस। देखिए जो मेल होता है, क्या होता है? मेल। मेल, इसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46। फीमेल में कितने होते हैं बाबू? फीमेल में 46। फीमेल में भी 46। इस चीज को अब अच्छे से समझिएगा। इस 46 में भी दो कैटेगरी होती है, 44 प्लस 2। और इस 46 में भी दो होती है, 44 प्लस 2। ये 44 को हम कहते हैं ऑलोसोम। इस 44 को क्या कहते हैं? ऑलोसोम। ऑलोसोम। और इस दो को कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम। ऑटोसोम कहते हैं। देखिए ये जो 44 है ये हमारे शरीर का निर्माण करता है, हाथ पैर कान नाक। और ये हम लोग के जनन का निर्माण करता है, जनन अंग का यानी लिंग का निर्धारण करता है कि लड़का होगा कि लड़की, लड़का होगा कि लड़की। समझ में आ गया कि नहीं है? लिंग का निर्धारण कौन करता है? ऑटोसोम। अब आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि मेल के अंदर कौन सा पाया जाता है? एक एक्स पाया जाएगा, एक वाई पाया जाएगा। ये दो ठो जो पाए जाते हैं ये कौन कौन से पाए जाते हैं? एक एक्स वाला पाया जाता है, एक वाई वाला पाया जाता है। एक्स और वाई मिला के दो हो गया, दो ये हो गए। अब बाकी शरीर का निर्माण 44 करता है, ऑलोसोम। बताइए शरीर का निर्माण कौन करता है? ऑलोसोम। शरीर का निर्माण ऑलोसोम। महिला में भी सेम, महिला में भी क्या होता है? सेम। महिला में भी शरीर का निर्माण कौन करेगा? ये 44 ऑलोसोम। और लिंग का निर्धारण कौन करेगा? ऑटोसोम। ये ऑटोसोम। महिला में एक्स और एक्स होता है, केवल महिला में केवल क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। बाकी देखिए अगर लिंग निर्धारण छोड़ दीजिए तो मेल और फीमेल का तो सब चीज बराबर होता है। दिल, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, आंख, कान, नाक, दिमाग, सब चीज तो बराबर ही होता है। इफेक्ट कितने से पड़ता है? बस इन्हीं दो से। प्रॉब्लम किससे आता है? बस इन्हीं दो से। यही दो ठो में अगर लड़की चला गया, अगर एक्स चला गया तो लड़की, वाई चला गया तो लड़का, वाई चला गया तो लड़का। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए ध्यान से, हम अब हमको यहां पे बताइए समसूत्री विभाजन करेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन? फटाफट बोलिएगा,
फटाफट बोलना है आपको, फटाफट। हम लोग यहाँ पर कौन सा डिवीजन देखेंगे, माइटोसिस या ए माइटोसिस या माइटोसिस या मियोसिस, माइटोसिस, ए माइटोसिस या मियोसिस। वेरी गुड, मियोसिस देखेंगे हम, मियोसिस। समसूत्री काय को बनेगा, अरे बकलोलवा, ये बकलोलवा समसूत्री करेगा तो 46 माने सम मतलब पूरा 46 चलाएगा, आई 46 चलाएगा। लड़का को बनाना है, लड़का को बनाना है तो आधा गुण बाप का आधा गुण माता का लाएगा ना। तो इस 44 में से बताइए कै ठो लाइएगा, जल्दी जल्दी बताओ बबुआ, 44 ठो में से कै ठो लाइएगा। अजब हाल है यार, ये तो समसूत्री विभाजन करके राक्षस बनाएगा ये। 46 गो से ज्यादा होगा तो आपके शरीर में कुछ दूसरे अंग निकलने लगेंगे, और 46 से कम हुआ तो कुछ दूसरे अंग कम हो जाएंगे। वेरी गुड, 22 ठो लाएगा। इस बोले 44 में से कै ठो लाएंगे, इस 44 ठो में से 22, इस 44 में से कितना आएगा 22, इसमें से आएगा 22, अब प्लस इसमें से भी आएगा 22, कितना हो गया 44, कितना हो गया 44। अब आप बताइए इसमें से कितना आएगा, दो ठो में से एक, इसमें से कितना आएगा एक, एक प्लस एक मिलके 2 हो गया। बच्चे में कितना बन गया 46, बच्चे में 46, बच्चे में 46। अब एक बात बताओ बाबू, बच्चे में 46, इधर में से ये वाला आए या ये वाला आए, आएगा तो x ही आएगा, तो x, उधर से वो आए या ये आए, आएगा तो x। लेकिन यदि इधर से अगर x चला गया तो लड़की हो जाएगी, और y चला गया तो लड़का हो जाएगा। तो यहां पर क्या ध्यान देना है, अगर x और x हो गया तो हो जाएगी गर्ल, और अगर x इधर से लड़की की ओर से x और इधर से y आ गया तो हो जाएगा बॉय। क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। क्या होगा, बॉय। हमेशा आधा आधा लाना है, शरीर जिससे निर्माण हुआ वो भी आधा इसमें से आधा उसमें से, सेक्स डिटर्मिनेशन में आधा आधा। अब तो बताइए बच्चे में भी कितना क्रोमोसोम हो गया 46, बच्चे में भी कितना क्रोमोसोम 46। तो जन्म के समय हम कौन सा विभाजन करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। जन्म के समय कौन सा विभाजन करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। जन्म के समय अर्धसूत्री विभाजन। आपसे कहेगा कि बताइए लड़कों में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाएगा, एक्स और वाई। लड़कियों में कौन सा, एक्स और एक्स। लड़कों में एक्स और वाई, लड़कियों में एक्स और एक्स। नहीं समझ में आया, सब समझ गए सब। सेल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। तो दिमाग नहीं लगाइए, फटाफट क्वेश्चन बताइए। छोटे मोटे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो छोटे होते हैं आकार में, उनमें कौन से टाइप का सेल डिवीजन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल डिवीजन पाया जाता है, जल्दी आंसर देंगे, कौन सा सेल डिवीजन पाया जाता है। हाँ वेरी गुड, ए माइटोसिस, ए माइटोसिस, वेरी गुड। असूत्री विभाजन। हम लोगों में शरीर के क्षतिपूर्ति, टूटे फूटे अंगों का निर्माण, कटे फीटे जगह की भरपाई कौन करता है, कटे पटे अंगों की भरपाई कौन करता है, कौन करता है, माइटोसिस। कटे पीटे अंगों की भरपाई कौन करेगा, माइटोसिस। और जन्म के समय, जन्म के समय, जन्म के समय अर्धसूत्री, जन्म के समय अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, आधा आधा। देखिए नाम स्पष्ट है, हिंदी देख लेंगे तो आधा हो जाएगा, मियोसिस, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन आपसे एक सवाल पूछेंगे कि किसी बच्चे के लिंग का निर्धारण, टू डिटरमिनाइन सेक्स ऑफ एनी बेबी, किसी छोटे बच्चे का लिंग का निर्धारण, वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये बच्चे के मां पर डिपेंड करता है या पिता पर। आप बताइए, वो लड़का पैदा होगा या लड़की, ये बच्चे के मां पे डिपेंड करता है या पिता पर। मां पर डिपेंड करेगा या पिता पर, कितने लोग बता सकते हैं, मदर या फादर, किस पे डिपेंड करेगा। वो हमेशा, वेरी गुड, फादर पे डिपेंड करता है। लेकिन गांव के लोग महिला को कोसते हैं, अरे भैया उसमें तो एक्स वाला ही आया है, वो तोरा लड़का। सास हमेशा औरत को बोलती है खाली इससे लड़की होती है,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसकी बताइए, आप लोग बताइए, फटाफट बताएंगे इसमें आपका। अगर हम लिंग निर्धारण करेंगे तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी, मतलब इसमें ये फादर की वजह से होता है। इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं पता चल पाया कि पहले एक्स पहुंचेगा कि पहले वाई पहुंचेगा। आप समझ में आ रहा है आप लोग को? लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर इस क्रॉसिंग ओवर में, इस क्रॉसिंग ओवर में मतलब ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इस 42 में से 44 में से जाना चाहिए था क्या चीज? दो, आधा जाना चाहिए। मान के चलिए एक एक्स्ट्रा चला गया या एक कम चला गया तो शरीर टेढ़ टाड़ पैदा हो जाएगा कि नहीं? मान के चलिए 44 में से जाना चाहिए 22, 22 की जगह गया 23, तो या तो पूंछ निकल जाएगा, तो छांगूर हो जाएगा, या तो कुछ हो जाएगा। इसमें जाना चाहिए था दोनों में से एक, पता चला दोनों चल गया तो भी किन्नर पैदा हो जाएगा, ट्रांसजेंडर। या दोनों में से कोई गईबे नहीं किया तो भी दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? तो इस चीज को हम कहते हैं सिंड्रोम। इस चीज को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम। क्या कहते हैं बाबू? सिंड्रोम कहा जाता है। अगर हमारे क्रोमोजोम में वृद्धि या कमी हो गई तो उसे हम बीमारी को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। उस बीमारी को क्या कहेंगे? सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहेंगे बाबू? सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम, क्रोमोसोम कितने होते हैं? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या हो जाना? चेंजिंग करना है। क्रोमोसोम में चेंजिंग, क्रोमोसोम में चेंजिंग या परिवर्तन, बढ़ जाना या घट जाना क्या कहलाता है? सिंड्रोम। इससे शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे एक होता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि यह सिंड्रोम केवल और केवल महिलाओं में पाया जाता है। इसमें क्रोमोजोम जो होते हैं वो 45 हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोजोम कितने हो जाते हैं? 45। ये ओनली किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम में ओनली फीमेल में ही पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में ही पाया जाएगा। इससे शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाता है। स्त्री का शारीरिक विकास बहुत ही छोटा हो जाता है, एकदम दुबली पतली रहेगी, एकदम अजीब डिजाइन का, एज ज्यादा रहेगा, लगेगा एकदम छोट टाइप की रहेगी। तो वो कौन सा सिंड्रोम है? टर्नर सिंड्रोम। ये केवल महिलाओं में पाया जाता है। बीमारी पूछेगा इससे, क्वेश्चन कैसे पूछता है सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन कैसे पूछता है इस चीज को ध्यान से समझिए। कहेगा टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोजोम की संख्या 45, या कहेगा टर्नर सिंड्रोम किसको होता है? तो किसे होगा टर्नर सिंड्रोम? फीमेल को होता है। टर्नर सिंड्रोम किसे होता है? फीमेल को होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसे होता है? फीमेल को। इसके बाद एक होता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोजोम की संख्या 47 हो जाती है। एक होती है डाउन सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम। इसमें भी क्रोमोजोम की संख्या 47 हो जाती है। एक होती है पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। इसमें भी कितनी हो जाती है? 47। इसमें कितनी हो जाती है? 47। बताइए एक सिंड्रोम बोलिए जिसमें कितना हो गया? एक घट गया। तो टर्नर में क्या हो गया? एक घट गया। टर्नर में एक तो घट गया। टर्नर में क्या हो जाएगा? एक घट जाता है। टर्नर में क्या हो जाता है? घट जाता है। टर्नर में एक घट जाता है, बाकी में बढ़ जाता है। ये जो है ये केवल और केवल मेल में पाया जाता है। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम केवल और केवल क्या पाया जाता है? मेल में। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम केवल और केवल किस में पाया जाता है? मेल में। इसमें पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, और महिलाओं में बाझपन आ जाएगा। ये केवल महिला में, इसमें क्या आ जाएगा? बाझपन आ जाएगा, बच्चा ही नहीं होगा। और इसमें क्या आएगा? नपुंसकता, नपुंसकता क्या आएगा? नपुंसकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नपुंसकता। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाए। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में नपुंसकता आ जाएगी, उससे भी बच्चे नहीं सब पैदा हो पाएंगे। अब डाउन सिंड्रोम ये दोनों में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम मेल में भी पाया जाएगा, फीमेल में भी पाया जाएगा। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में देखिए डाउन्स और पटाऊ दोनों में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम में शरीर मेल और फीमेल का शरीर बेडोल हो जाता है। क्या हो जाता है? बेडोल हो जाएगा, अजीब डिजाइन का मोटा जाएगा। होंठ जो होता है, ये मुंह वाला ठोड़, होंठ, होंठ जो होता है मोटा हो जाता है। होंठ कैसा होता है? मोटा। होंठ हो जाता है मोटा हो जाता है। होंठ क्या हो जाएगा? मोटा। शरीर को कहते हैं मंगोलाइट, मंगोलाइट, ऐसे शरीर को कहते हैं मंगोलाइट। क्या कहेंगे? मंगोलाइट।
ये सब बीमारियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नपुंसकता क्या होता है? देखिए, वैसे पुरुष जिनसे बच्चे जन्म नहीं ले पाते या जिनमें शारीरिक रूप से मतलब लैंगिक क्षमता नहीं हो पाती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन जिनमें मतलब उन क्षमता नहीं रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? नपुंसकता कहते हैं। नपुंसकता ये एक एज के बाद नपुंसकता आती है, मेल में या मेल या फीमेल दोनों में एक उम्र के बाद नपुंसकता आती है। 60-65 साल बाद कोई भी मेल हो या फिर फीमेल हो वो नपुंसकता में चला जाता है। लेकिन किसी किसी बीमारी में यह जो नपुंसकता है ये यंग एज के आदमी में हो जाता है, जैसे 30 साल 25 साल की उम्र में भी नपुंसकता आ सकती है। तो खैर कुछ कुछ में तो अगर क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है तो हमेशा के लिए नपुंसक हो जाता है। आगे देखते हैं डाउन्स और पटाऊ सिंड्रोम। डाउन्स में क्या होता है? 47 क्रोमोसोम होते हैं, पटाऊ में हो जाते हैं 47। इसमें क्या होता है? होंठ कटा होता है। आप देखे होंगे किसी किसी का होंठ होंठ कटा हुआ कटा हुआ होंठ कटा हुआ, वो भी ऊपर का होंठ, ऊपर का होंठ कटा होता है। ऊपर का होंठ ऐसे कटा होता है। ऊपर का होंठ क्या होता है? कटा होता है। ऊपर का होंठ कटा होता है। समझ में आ गया? आवाज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? पटाउ सिंड्रोम में होंठ कैसे कटे रहते हैं? ऊपर से। पटाउ सिंड्रोम में होंठ कटे रहते हैं। तो समझिए सिंड्रोम क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहे होते हैं, तो क्रोमोजोम के ज्यादा या कम हो जाने से, 46 से ज्यादा या कम हो जाने से शरीर में उटपटांग लक्षण देखने को मिलने लगते हैं। ऐसी घटनाओं को क्या कहा जाता है? ऐसी घटनाओं को हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम। ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं? सिंड्रोम। ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं? सिंड्रोम। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आ रहा है सर, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है समझ में। सर किन्नर कैसे बन जाते हैं? किन्नर मतलब ट्रांसजेंडर, जिसको आप लोग हिजड़ा भले बोलते हैं, वैसे ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे नेचर के सताए होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बेचारे ट्रेन वरेन में पैसे मांगते हैं, तो कुछ लोग कहता है पैसा क्यों? भाई नौकरी तो उन्हें कोई देता नहीं है जल्दी, समाज में अलग ही नजर से उन्हें देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं बेचारे क्या करेंगे वो लोग? अपना जीविका तो चलाएंगे। देखिए, जब कभी भी इन 44 में इस 44 में कमी या वृद्धि होती है तो शरीर में सिंड्रोम देखा जाता है। लेकिन जब कभी इन दोनों में चेंजिंग आ जाए, होना चाहिए एक्स एक्स लड़की के लिए, एक्स वाई लड़का के लिए, लेकिन पता चला एक्स एक्स एक और वाई चलाया, तो वो किन्नर हो जाएगा। मतलब यहाँ 2 ही होना चाहिए, 2 की जगह अगर 3 हो गया तो क्या हो जाएगा? किन्नर। या 2 की जगह 1 ही रह गया तो भी क्या हो जाएगा? किन्नर या ट्रांसजेंडर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ट्रांसजेंडर शुड बी, क्या हो गया भाई? ट्रांसजेंडर देखिए अपने समाज के लिए सही है, हर समाज में सबको लेके चलना चाहिए, लड़का लड़की, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल जनरल, सबको लेके चलना चाहिए समाज में। आप पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम आप लोग ऐसी भाषा का प्रयोग न करें। चलिए, ये हो गया आपका सेल चैप्टर। सेल चैप्टर हो गया कंप्लीट। सेल चैप्टर हो गया कंप्लीट। आगे बढ़िए। जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे बाबू। जुड़वा बच्चे कैसे जन्म लेते हैं ये रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना है। सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया। मंडे के क्लास में आपको 3 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। मंडे के क्लास में 3 चैप्टर। टिश्यू पढ़ाया जाएगा आपको, टिश्यू यानी उत्तक, दूसरा मांसपेशीय यानी मस्कुलर सिस्टम, और कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। मंडे की क्लास में 3 क्लास होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही। आपको पीडीएफ डाल दिया गया है, आप पीडीएफ देखिएगा, कोशिश कीजिएगा जिनके यहाँ पीडीएफ बहुत महंगा टाइप होता है वो लिखने की कोशिश कर लीजिएगा। डेली डेली अगर आप लिख भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ देख लीजिएगा, मोबाइल में हाथ से भी लिख सकते हैं। बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं
जो जिनके पास पैसे नहीं होते हैं 5 रुपया 2 रुपया फोटो कॉपी कराने का, तो आप लिख भी सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा पीडीएफ में लिखना नहीं पड़ता है, आपको एक दिन में हार्डली 1 पेज लिखना पड़ता होगा। हम ऑलरेडी पीडीएफ को बहुत शॉर्ट कर देते हैं, समझ में क्या? तो गरीबी की बहाना नहीं बनाएंगे, बल्कि गरीबी से लड़ना सीखिए, न कि उसका बहाना बनाएंगे कि सर हमको महंगा होता है या ये पूछता है। ये गलत बात है, समझ में क्या? लिख लिया कीजिए, आपको बहुत ज्यादा नहीं रहता। पीडीएफ मोबाइल में खुलेगा, उसका कोई पैसे नहीं लगते। अगर बहुत गरीब है तो आप लिख लीजिए उसको, 1 पेज एक दिन में ही लिखना होता है। उससे ये है कि आपको याद भी हो जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चाहें तो ड्राइंग भी बना सकते हैं, वीडियो को रोक के साइड करके कहीं आप चाहें तो उसे। देखिए बाबू, 10 से 12 क्लास में आपका बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, 10 से 12 क्लास में, ठीक है। आप उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे, सिलेबस टू द पॉइंट आपका चलते रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कल अब मंडे को मिलेंगे, क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगा। सब लोगों को जय हिंद। बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए बीच में आवाज रुक गया था। सब लोगों को जय हिंद।